नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अखिलेश का मजबूत होता गठबंधन, आप और अपना दल से भी हुई बात। जेवर हवाई अड्डा के मामले में मोदी करेंगे भूमि पूजन, किसानों को नहीं मिला है मुआवजा। त्रिपुरा में बीजेपी विधायकों ने ही बिप्लब देव को घेरा, कहा त्रिपुरा में लोकतंत्र नहीं। संकट में पाकिस्तान, पीएम इमरान बोले बढ़ रहा है कर्ज, देश चलाने को पैसे नहीं। और प्रदूषण पर हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट बोला अफसर क्या कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और वो खबर जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के चुनाव से। बात करते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जो कि सारी संभावनाओं को तलाश रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। लेकिन ये सरकार कैसे बनेगी, इसको लेकर रूपरेखा तैयार करने में लगे हुए हैं। और आज इसी दिशा में आज उन्होंने संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की और ऐसा बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ अखिलेश यादव की पार्टी गठबंधन करेगी। जी हां, सारे छोटे दलों के लिए समाजवादी पार्टी ने दरवाजा खोल दिया है और उसी क्रम में अपना दल के साथ भी बातचीत हुई है। अपना दल की जो लीडर है कृष्णा पटेल, उनकी भी मुलाकात अखिलेश यादव से आज हुई है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि छोटे दलों के लिए हम अपने दरवाजे खुले रखेंगे कि एक मजबूत गठबंधन बने और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने। अब आपको बता दें कि छोटे दलों में सारी जो पार्टीज हैं, अभी तक ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी, महान दल, जनवादी पार्टी, इन तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन हो चुका है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी गठबंधन हो चुका है। आप और अपना दल से बातचीत शुरू हो गई है। यानी कि सपा का जो मूल मंत्र है वो बिल्कुल साफ है कि छोटे दलों को वो रीच आउट करेंगे और उनके साथ गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन छोटे दलों में असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसको बिल्कुल नो एंट्री है, यानी कि उसके लिए दरवाजे बंद हैं। और समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि ओवैसी को निमंत्रण देने का मतलब है कि उनके गठबंधन पर समाजवादी पार्टी पर बार बार आरोप ये लगेगा कि वो ध्रुवीकरण करा रही है और जो कट्टरपंथी होने का बार बार आरोप लगता है वो भी लगेगा। तो वो इस चीज से बचना चाह रही है। तो बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका ना मिले और इसी चलते ओवैसी को समाजवादी पार्टी दूर रखना चाह रही है। सारे छोटे दलों के लिए दरवाजा खुला है, लेकिन ओवैसी के लिए दरवाजा बंद है। यानी कि अखिलेश यादव सारी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और इन संभावनाओं के बीच उन्होंने ये भी कह दिया कि कौन सी पार्टी उनके लिए बिल्कुल अछूत की तरह है, यानी कि अनटचेबल पार्टी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो है ओवैसी की पार्टी AIMIM। तो एक नई तरीके की सोशल इंजीनियरिंग में इंडल्ज कर रही है समाजवादी पार्टी अपने आप को और उससे वाकई में जिस तरीके के समीकरण बनेंगे वो हो सकता है कि बीजेपी के लिए काफी चिंता का विषय बन जाए। अभी हमने देखा था कि जब एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ था तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो साइकिल लेकर एक्सप्रेस वे में पहुंच गए और जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे तो उनका ये कहना था कि समाजवादियों की जो पूरी फौज थी उसको देखकर वाकई बीजेपी डर गई। और कई लोगों का तो ये भी कहना था जो कृषि कानून को वापस लिया है बीजेपी ने, वो इसलिए लिया है क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि अगर उन्होंने कृषि कानून वापस नहीं लिया तो फिर डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब ये कह रहे थे कि सफाया हो जाएगा। वहां पर अगर अखिलेश यादव की पार्टी गठबंधन बना लेती है तो लगभग वहां तय है। पूर्वांचल में अगर आप देखें तो पूर्वांचल में भी अखिलेश यादव ने कोई भी कोशिश किसी भी कोशिश में कमी नहीं रखी है। तो अगर छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाकर और अखिलेश यादव की पार्टी आगे चलती है तो वाकई में बीजेपी को पटकनी दे सकती है। नए समीकरण सिर्फ यूपी के चुनाव के लिए नहीं बल्कि आने वाले 2024 के चुनाव के लिए भी जो राष्ट्रीय समीकरण बनेंगे वो इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत होगा। और क्या पता अखिलेश यादव ही पूरा चुनाव इस बार पलट दे। तो एक नई बयार इस समय यूपी में नजर आ रही है। अखिलेश यादव एक नई एनर्जी के साथ, एक नए दमखम के साथ नजर आ रहे हैं और छोटे दलों के साथ
मिलकर उनको कितना फायदा मिलता है, कितना राजनीतिक लाभ होता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक नैरेटिव, एक सफल नैरेटिव बनाने में वो इस समय कामयाब नजर आ रहे हैं और बार बार वो ये जता रहे हैं कि बीजेपी को उन सारी बातों पर वो पटकनी दे सकते हैं जिसको लेकर जमीन पर विरोध चल रहा है, जमीन पर पार्टी काम कर रही है। इस बात को लेकर एक नैरेटिव जगाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। इस पर क्या फीडबैक है आपका, बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है। अब चुनाव को देखते हुए आनन फानन में जो जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कल उस परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं, शिलान्यास करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन जेवर हवाई अड्डे की जो जमीन है वो इस समय विवाद में घिरी हुई है, क्योंकि हवाई अड्डे का शिलान्यास और पूजन तो कल हो जाएगा, लेकिन उस हवाई अड्डे के इर्द गिर्द गांव के रहने वाले जो लोग हैं उनसे उनकी जमीन छीन ली गई है। लेकिन उसके बदले में उन्हें न मुआवजा मिला है, न वैकल्पिक जमीन मिली है, बल्कि कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां पर गांव के जो बाशिंदे हैं वो प्लास्टिक के टेंट्स में रह रहे हैं। अब आइए कुछ आपको डिटेल्स इससे बताते हैं। कल गुरुवार को पूजा शिलान्यास होना है, लेकिन और 5,730 करोड़ की ये जो पूरी परियोजना है, तो इस परियोजना को अंजाम तो देंगे कल नरेंद्र मोदी जी। लेकिन बीजेपी की सरकार ने या योगी सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा कि जिनसे वो जमीन छीनी गई है उन बुजुर्गों और उन बच्चों का क्या होगा। वो खुली छत के नीचे वो ठंड में ठिठुर रहे हैं। अब नांगल शरीफ एक गांव है, वहां के 15 लोगों की जमीन ले ली गई है और वहां इसी गांव के लोग हैं जो प्लास्टिक के टेंट्स में रह रहे हैं। उसी तरह से रूही एक गांव है जो कुछ ही दूरी पर है उस जेवर एयरपोर्ट से, वहां पर 100 बाशिंदों को बेघर कर दिया गया है, उनकी जमीन तोड़कर समतल कर दिया गया है, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। नांगल शरीफ के गांव का ये कहना है कि 5.5 लाख रुपए उनको मिले हैं, लेकिन जमीन के कागजात पूरे हैं, लेकिन उनको वैकल्पिक जमीन नहीं दी गई है। और खेड़ा दयानाथपुर एक गांव है, वहां के जो अजय प्रताप सिंह हैं, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मामला इसको लेकर दर्ज किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण ग्रहण कानून के तहत मुआवजा दिया जाए। और उन्होंने कहा है कि ये तो अजीब सी स्थिति है कि घर इन बाशिंदों का ग्रामीण इलाके में माना जाता है और खेती उनकी शहरी घोषित की जाती है, तो आखिर ये चीज कैसे है। यहां तक कि जो जेवर के विधायक हैं उनका भी ये मानना है कि वो अब अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे और बहुत जल्दबाजी में किया हुआ ये फैसला है। तो सत्ता में आने के लिए और मुआवजा न देना ये कहाँ तक वाजिब है। और वो बार बार मोदी सरकार ये कहती है कि वो गरीबों के बारे में सोचती है, सबके विकास के बारे में सोचती है, तो इतनी बड़ी विकास परियोजना मोदी सरकार ने गढ़ डाली, बीजेपी ने गढ़ डाली, लेकिन उन किसानों के बारे में, उन बाशिंदों के बारे में नहीं सोचा कि उनका क्या होगा और उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। आखिर मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, जबरदस्ती अधिग्रहण किया गया, किस प्रोसेस से ये सारी कार्रवाई हुई है, क्योंकि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये मामला दर्ज है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इसमें निकल कर आता है। लेकिन अन्याय हुआ है जेवर एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले गांव वालों के साथ, और ये इस बात का संकेत है कि सत्ता की भूख किस किस तरीके के काम कराती है। आप आम आदमी को मरने के लिए छोड़ देते हैं, हजारों करोड़ की परियोजना का शिलान्यास आप कर देंगे, लेकिन कैसे, जमीन छीन कर, लोगों के पेट पर लात मारकर। इस तरीके की कार्यशैली ऐसा लग रहा है बीजेपी सरकार की है, लेकिन कितनी सफल हो पाएगी ये देखना होगा। कल गुरुवार के दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास तो करेंगे, लेकिन क्या होगा उन लोगों का जो जेवर एयरपोर्ट के आसपास रहते हैं। आज वो बेघर हैं, उनके सिर पर छत नहीं है, उनके परिवार वालों को ये नहीं पता कि वो कहाँ जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी परियोजना के बारे में लोगों को कल ज्ञान दिया जाएगा कि इतनी बड़ी परियोजना है, बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया। लेकिन इसको लेकर आप देखिए कि किस हाल पर और किन शर्तों पर यह काम किया गया है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं त्रिपुरा में होने वाले नगर निकाय चुनाव की। 25 नवंबर को ये चुनाव होना है और काफी विवादास्पद रहा है ये नगर निकाय का चुनाव, क्योंकि बार बार ये आरोप लग रहे थे कि वहां पर राजनीतिक हिंसा हो रही थी और टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में काफी झड़प हुई है। तो आज बीजेपी के ही अपने 2 एमएलए आशीष साहा और सुदीप रॉय बर्मन, इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपनी ही सरकार के खिलाफ वो बोलने लगे और उन्होंने मुख्यमंत्री बिप्लब देब पर भी सवाल खड़े किए हैं। इन दोनों विधायकों ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि ऐसी राजनीतिक हिंसा त्रिपुरा में पहले कभी नहीं देखी गई है
और जब भी चुनाव होता था तो एक त्योहारों जैसा माहौल होता था और इस तरीके की हिंसा की क्या जरूरत थी। और इन दोनों विधायकों ने कहा कि ऐसी हिंसा थी कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, त्रिपुरा हाई कोर्ट को, यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह को भी इंटरवीन करना पड़ा। और उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ बोला और कहा कि ये जो सीपीआईएम का कल्चर है वो यहाँ पर अब बीजेपी में आ गया है, क्योंकि सीपीआईएम के गुंडे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और इसी तरीके का एक बिल्कुल जो गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो अब चुनाव में शुरू हो गई है। और बिप्लब देब, उन्होंने कहा कि बिप्लब देब इसके लिए जिम्मेदार हैं और वो चुप क्यों बैठे हैं, इतनी राजनीतिक हिंसा हो रही है तो ऐसे में वो चुप क्यों हैं। यानी कि बगावत के सुर बीजेपी में नजर आ रहे हैं। और नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके की राजनीतिक हिंसा हुई है, दिखता है कि बीजेपी अब दो फाड़ में नजर आ रही है। उसके अपने ही एमएलएज इस तरीके की राजनीतिक हिंसा को अप्रूवल नहीं दे रहे हैं और उनका ये मानना है कि अगर सीएम इसमें इंटरवीन नहीं करेगा तो चीजें बीजेपी के लिए खराब हो सकती हैं। ये इस बात का भी संकेत है कि तृणमूल कांग्रेस वहां पर बहुत सक्रिय नजर आ रही है और कहीं ऐसा ना हो कि इस राजनीतिक हिंसा का फायदा तृणमूल कांग्रेस को मिल जाए। तो जो दोनों बीजेपी विधायकों ने आज बिप्लब देब के ऊपर सवाल खड़े किए हैं तो उनके नेतृत्व पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं, लेकिन उनके दो एमएलएज इस बात का भी संकेत दे रहे हैं कि देखिए अब जगने का टाइम आ गया है त्रिपुरा में, और अगर सीपीआईएम का कल्चर ही अगर आपको अपनाना था तो फिर आप विकास के बाद की बात क्यों कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 44 महीने में अगर हमने विकास का काम किया है तो आज हमें हिंसा का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। तो आईना दिखाने की कोशिश बीजेपी के एमएलएज ने अपनी ही सरकार को, अपने ही मुख्यमंत्री को दी है। बीजेपी में बगावत के सुर हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर विधायक बोल रहे हैं तो इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे, इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। करते हैं पाकिस्तान की, जहां पर हालात बहुत खराब हैं और इतने खराब हैं कि प्रधानमंत्री इमरान खान को, जो कि हेड है, वहां के हेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको आज ये बात पूरे देश के सामने बोलनी पड़ी कि इतने बुरे दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है और उसकी हुकूमत के पास सरकार चलाने को पैसे नहीं हैं और हालात के आगे वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हार मान चुके हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि टैक्स कल्चर में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान विश्वास ही नहीं कर रखता, विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, हम इसीलिए लोन ले रहे हैं। तमाम बातों को इमरान खान ने लोगों के बीच में रखा, लेकिन हकीकत इस समय पाकिस्तान की वो बहुत ही भयावह है क्योंकि लोग गुस्से में हैं। वहां का सोशल कल्चर अगर हम बात करें तो लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, अपने घरों में लोगों ने शादियां भी रद्द कर दी हैं। अब विपक्षी दल अब किन किन चुनौतियों का सामना इमरान खान कर रहे हैं। विपक्षी दल हमलावर हैं, फौज उनके खिलाफ हो चुकी है, तो ऐसे में आखिर उनकी कुर्सी कितने दिन बची रहेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं और अभी भी वहां पर आतंकवादी जो संगठन है वो कितने सक्रिय हैं। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, वो किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो कठिनाई सिर्फ इमरान खान के राजनीतिक भविष्य की नहीं है बल्कि वहां के आम आदमियों की है और उन चीजों को आज इमरान खान ने पब्लिक के सामने रखा है कि मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है। अब आखिर ये पैसे कहां से आएंगे, इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं दिल्ली से जुड़े पिटिशन की, जो कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था प्रदूषण को लेकर। आज उसको लेकर सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि आपके ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, यानी कि जो अफसर जिनको चीजें इंप्लीमेंट करनी होती है वो क्या कर रहे हैं। आज भी जो दिल्ली की एयर क्वालिटी थी उसमें काफी गिरावट आई है और वेदर डिपार्टमेंट की अगर हम माने तो उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में जो हवा की गुणवत्ता है वो और खराब हो जाएगी। तो कोर्ट ने कहा है कि हम इस केस को यहां पर बंद नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में हम डायरेक्शंस देते रहेंगे और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हम हवा के रुख को देखते हुए हम चीजें तय नहीं कर सकते हैं। तो अफसर क्या कर रहे हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि आपको जो भी कदम उठाने हैं वो उठाइए और अगली सुनवाई इसको लेकर 29 नवंबर को है और 29 नवंबर को देखना होगा कि क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की तमाम फटकारों के बावजूद अगर कोताही बरत रहे हैं अफसर, तो इसे आप क्या कहेंगे। सरकार का लचर रवैया, उसमें राज्य सरकार भी शामिल है, उसमें केंद्र सरकार भी शामिल है और जिस तरीके की दलील सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता देते हैं कि अभी विंड डायरेक्शन हम देखेंगे, हवा की जो दिशा है वो हम देखेंगे क्या होगा, फिर 3 दिन रुक जाइए, तो ये इस बात को दर्शाता है कि ब्यूरोक्रेसी में, सरकार में जो एक लचर रवैया है प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, उसको कोई भी नहीं झकझोर सकता। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी झकझोरने में
बिल्कुल कामयाब नहीं है, क्योंकि बार बार कड़ी टिप्पणी के बावजूद अगर राज्य सरकारें, अफसर, केंद्र सरकार अगर नहीं चेत रही हैं तो आप इसे क्या कहेंगे? प्रदूषण उनके लिए प्राथमिकता शायद नहीं है। इसको लेकर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।